इमरान खान रिहा हो रहे हैं सर? इमरान खान रिहा नहीं हो रहे, और मैं सीधी तरह कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलना होगा। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी वो तो कहते हैं कि हम सियासत से निकल चुके हैं। तो मेरा ख्याल है इस बात को यहाँ ख़त्म कर दे, मरवाइएगा ना मुझे। अब जंग जो है ना, अब जंग में दो लोग आ रहे हैं, एक तहरीक इंसाफ आ रही है, एक भारत आ रहा है। HEC को सियासत निगल गई है, HEC को बाबे निगल गए हैं, HEC को 2-3 मिनिस्टर हैं, जिसमें एहसन इकबाल साहब है, राणा तनवीर चंद दिनों बतौर वजीर आए, वो अथॉरिटी बने। पुराने तो हुक्मरान होते हैं, हुकूमत पैसे तो देती नहीं यूनिवर्सिटियों को, लैपटॉप देती है बच्चों को। और मैं एक यूनिवर्सिटी को जानता हूं, केमिस्ट्री जैसा डिपार्टमेंट है, और वहां पर पानी नहीं 1 साल आया। आपको क्या लगता है कि क्या यूनियंस बहाल होनी चाहिए? VC को स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स इतना तंग नहीं करती जितना टीचर पॉलिटिक्स करती है। हम यूरोप का मुकाबला क्यों नहीं करते? यूरोप चवल नहीं मारते, यूरोप गंद नहीं डालता पॉलिटिक्स की, यूरोप इंडिपेंडेंटली काम करने देता है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वाइस चांसलर्स को आपकी वसासत से ये पैगाम दूंगा कि आप सब तंजीमों के साथ बाप बन के बैठे बात करें। आप भी सियासत करते रहे, आप मेरे सीनियर थे जब हम इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। आप भी गए थे मोहम्मद अली शाह साहब एक दफ़ा थाने में, यूनिवर्सिटी में। मैं आपको बताऊं कि वो सिंडिकेट में वो खातून MPA भी है जिसकी अपनी डिग्री जाली है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं हूं आगदिम सैर, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम। आप जानते हैं कि हमने एक इंटरव्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है, और ये पॉडकास्ट हम ऐसी शख्सियात के साथ करते हैं जिन्होंने किसी भी शोबे में बड़ा नुमाया काम किया है। इल्मी हवाले से, अदबी हवाले से दुनिया उनके काम को ऑन करती है, मानती है, तस्लीम करती है, और अपनी फ़ील्ड के अंदर दर्जनों से भी ज़्यादा अवार्ड्स जो हैं वो वसूल किए। ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो बड़ी हफ्त रंग शख्सियत हैं। दानिश्वर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, कॉलम निगार हैं, उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, और बहुत सारी उनकी डायमेंशन है, बहुत सारी जिहात हैं। और मैं जिन लोगों से मिलकर बहुत मुतासिर होता हूँ, और हालांकि बड़ा कम ऐसा होता है, ऐसी शख्सियात जिनसे बात करें और जिस मौजू पर भी बात करें तो वो क्या मिसरा है कि आप अपना तारुफ हवा बहार की हैं। तो ये शख्सियत ऐसी हैं। बहुत सारी इनसे मुलाकातें हैं, बहुत सारी जगहों पर इनको सुना, और मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि मुझे आपका वक्त चाहिए। इनकी मोहब्बत, इन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा, और हम आज हाजिर हुए यहाँ पर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नईम मसूद साहब, आप कॉलम निगार हैं रोज़नामा जंग के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसी तबीयत है? आई एम फाइन, थैंक यू। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ज़ाहिर आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, और पै दर पै आप तकारीब और ख़ास करके जो एजुकेशन के रिलेटेड मसाइल हैं उन पर बात कर रहे होते हैं। तो आज आपसे हमने वक्त लिया। मैं पहला सवाल बहुत फार्मल किया करता हूँ अपने मेहमानों से, आपसे भी करूँगा। वो इसलिए कि ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो जान सकें आपके बारे में। थोड़ा सा सर अपनी तालीम और थोड़ा सा अपना इब्तदाई बैकग्राउंड अगर हमें बताएंगे तो ताकि मेरे नाजरीन थोड़ा सा जान सके, 1-2 मिनट में सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे इस सफ़र को आपने तय किया? आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे इस काबिल समझा। डेफिनेटली इस गुफ्तो शनीद में हम आपसे कुछ सीखेंगे। नौजवानों से सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। दूसरी बात, मेरा कोई ख़ास ऐसा तारुफ है नहीं है जो मैं आपके सामने अर्ज़ करूं, लेकिन फिर भी चूँकि आपने कहा ये फॉर्मल बात है, तो मैं ये अर्ज़ करूं कि बेसिकली मेरी जो सब्जेक्ट है या एजुकेशन है वो बायोलॉजिकल साइंसेस की है। मैंने अपने ये जो सहाफ़ती करियर है इसका आगाज़ किसी ज़माने में रोज़नामा इंसाफ होता था, उसका मैं एडिटोरियल लिखता था, कॉलम भी लिखता रहा। उसके बाद कोई 10 साल 2011 से लेके 18 तक नए वक्त में वक्त गुजारा। फिर 2018 से अब तक रोज़नामा जंग में कॉलम लिख रहा हूँ। बुनियादी तौर पे तो मैं पॉलिटिक्स पे लिखता हूँ, करंट अफेयर पे लिखता हूँ, इंटरनेशनल अफेयर पे लिखता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मेरी फील्ड मेरे दोस्तों ने जान ली है या उन्होंने मुझे इस तरह डिस्कवर किया कि मैं हायर एजुकेशन की ज़्यादा बात करता हूँ,
तो उस पर मैं अर्ज़ करूं कि मैं एजुकेशन और पॉलिटिक्स को अलहदा समझता ही नहीं, मैं जमहूरियत और एजुकेशन को अलहदा समझता ही नहीं। और जब मैं यूनिवर्सिटियों को देखता हूं और बिलखुसूस पार्लियामेंट को देखता हूं, मुझे तो एक जैसी बातें लगती हैं। वो इस तरह के आप किसी यूनिवर्सिटी में देखें तो उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो सिंडिकेट होता है, जिसे मैं कभी कभी प्यार से क्राइम सिंडिकेट भी कह दिया करता हूँ। तो सिंडिकेट में मेजॉरिटी से फैसले होते हैं, सिलेक्शन बोर्ड हो मेजॉरिटी से फैसले होते हैं, उनके और दीगर बोर्ड्स हों या आप उनका एकेडमिक काउंसिल कहें, मेजॉरिटी से फैसले होते हैं। फिर आप देखिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट है यूनिवर्सिटी में, जिसमें रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन बॉडीज़ और फिर वाइस चांसलर। आप देखिए वहाँ बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट भी है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ असातिज़ा भी हैं। एक बात मैं और कर, जी सर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ने की सादत भी हासिल हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पढ़े और कभी अब वो यूनिवर्सिटी बन गया, यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गया गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज लोअर माल, वहाँ से भी मैं पढ़ा जी। बस यही कुछ है, 2-3 हल्की फुल्की सी कुछ कच्ची उम्र में कोई अब आ करके बुक्स भी लिखी। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं अभी जो कि अपने बात खुद ही उस तरफ मोड़ दी, सिलेक्शन बोर्ड की बात आई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जब सिलेक्शन बोर्ड होते हैं तो उस पर सिलेक्शन बोर्ड्स के साथ ही एक इल्ज़ाम लगता है कि इसमें पसंदीदगी को रखा गया और जो सिलेक्शन बोर्ड हुआ उसमें मर्ज़ी के लेक्चरार भर्ती किए गए। एक तो मैं इसका आपसे जवाब चाहूँगा। इसी के साथ दूसरा सवाल ये बनता है कि हमारे यहाँ HEC ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो तकर्री का कोई तरीक़ाकार है, जॉब स्ट्रक्चर है, वो वाज़े नहीं है। यानी अब देखिए कि एक लेक्चरार है, उसने दोबारा अगर AP बनना है तो वो दोबारा सारे उसी प्रोसेस से गुजरेगा, फिर एसोसिएट के लिए भी टेस्ट से गुजरे, इंटरव्यू से गुजरेगा। तो इन दोनों सवालों को सर ज़रा आप देखिए कि सिलेक्शन बोर्ड्स और जॉब स्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ जामियात का है उस पर सर आप क्या कहते हैं? देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो हमें चीज़ों को पॉजिटिवली देखना होता है, ऑप्टिमिस्टिकली देखना होता है, एक क्रिटिकली देखना होता है। लेकिन क्रिटिकली देखने का मतलब ये नहीं है कि आप दुश्मनाना अंदाज में देखेंगे। एक फ़र्क जान लीजिए कि आपके कॉलेजेस भी हायर एजुकेशन में आते हैं, वहाँ सिलेक्शन बोर्ड का अंदाज़ या सिलेक्शन का अंदाज़ और है और यूनिवर्सिटी का और है। नई यूनिवर्सिटी में वाज़े एक तरीक़ाकार है और आई लाइक दिस, आई लव दिस कि आप वहाँ लेक्चरर भर्ती होते हैं, उन्होंने कहा जी इतनी आपकी एजुकेशन हो, या मिसाल के तौर पे आप MPhil हो तो वो आपको लेक्चरर भर्ती कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं जी अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर आना है तो इतनी आपकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाएं। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर आना है तो ये पब्लिकेशंस हैं, इतना एक्सपीरियंस है। इसी तरह अगर आपने प्रोफेसर आना है, जिसे हम प्यार से कहते हैं फुल प्रोफेसर आना है, तो वैसे तो मैं लेक्चरर से लेके फुल प्रोफेसर तक को प्रोफेसर ही समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि उस्ताद को यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, आप उसे असिस्टेंट लेक्चरर साहब या लेक्चरर साहब या एसोसिएट लेक्चरर साहब, एसोसिएट प्रोफेसर साहब तो नहीं कहेंगे। एक आम है कि आप प्रोफेसर कहते हैं। सो ओहदा जो है वो कुछ भी हो सकता है, डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप एहतरामन जिस तरह आप कहते हैं जी ये कर्नल साहब हैं, तो आप ये नहीं कहते कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है। दूसरी बात, जो आपकी कॉलेज साइड है उसमें लेक्चरर आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरता है, 12 साल गुजरे, 13 साल गुजरे, या जब सीट्स आई आप प्रमोट होते जाते हैं और प्रमोट होते होते आप फुल प्रोफेसर भी हो जाते हैं, आप प्रिंसिपल भी बन जाते हैं। अब इधर प्रमोशन है, उधर सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल बिल्कुल कि आप एक यूनिवर्सिटी है, फ़र्ज़ करें पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ सीटें अनाउंस करती है कि जी हमने एसोसिएट प्रोफेसर रखने हैं, तो उसके अपने असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर भी अप्लाई करेंगे, दीगर यूनिवर्सिटी से भी करेंगे और एक मुकम्मल वाज़े क्राइटेरिया है। अलबत्ता यूनिवर्सिटी में प्रमोशन नहीं है, ऑन एवरी स्टेप सिलेक्शन। लेकिन सर मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था, आपके बात 100% दुरुस्त है। एक शख्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा रहा है ऑलरेडी, वो AP है, एसोसिएट की सीट आती है, बाहर से भी लोग अप्लाई करते हैं, अंदर से भी करते हैं, तो जो अंदर बैठे हैं वो भी एलिजिबल हैं, मेरिट पर हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि अपने जो ऑलरेडी 10-10 साल से प्रमोशन के या सिलेक्शन के इंतज़ार में बैठे हैं उनको वहीं रोकती है, बाहर से बंदा एसोसिएट लेके आ जाती है। वो लोग अंदर बैठे हैं, क्या वो डिसअपॉइंट नहीं होते?
देखिए, दो बातें हैं। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे लेक्चरर भर्ती हो गए हों उसी यूनिवर्सिटी में जो नो वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, वो तो इस काबिल भी ना हो कि वो लेक्चरर भर्ती हों, लेकिन गुड लक। अब देखें इसमें मैं जो शुरू में बात की ना कि आपको थोड़ा सा हुस्न ज़न से काम लेना पड़ेगा। पहली बात यह है कि यूनिवर्सिटियां सिर्फ दरसो तदरीस के लिए नहीं होती, ये माजी का किस्सा हो गया। वहाँ थॉट प्रोवोकिंग बातें हैं, वहाँ इनोवेशन है, वहाँ रिसर्च है, और वहाँ आपको अपनी जो है रिसर्च के साथ साथ आगे चलना है, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ आगे चलना है, और वहाँ हैंड्स ऑन और हैंड्स ऑफ जो एजुकेशन है, यानी इंडस्ट्री में जाके या वहाँ रह के, अब जदीद दुनिया में जो इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स है वहाँ तो आपको अच्छा टीचर, दो बातें हैं जो मैंने कहा कि आप वाइस चांसलर है, आप कहते हैं यार एक बंदा यूके में बैठा है, या एक बंदा मरी में बैठा है, या एक बंदा सिंध के देही इलाके में बैठा है, ही इज़ अ वंडरफुल लीडर। यूनिवर्सिटी को लीडर चाहिए, जस्ट टीचर नहीं चाहिए। तो आप बहसीत वाइस चांसलर सोचते हैं कि ही मस्ट बी इन माई यूनिवर्सिटी या शी मस्ट बी इन माई यूनिवर्सिटी, तो मैं तो कहता हूँ उसे ऑफर दे दें और उसे उस बोर्ड से गुजारे। अगर वो साइकोलॉजिकली ठीक है, फिजिकली ठीक है, और उसकी डिग्रीज ठीक है, तो आप उसको लाएं। यूनिवर्सिटियों में तो इंटरनेशनलाइजेशन चलनी चाहिए, भले ही आप नारोवाल यूनिवर्सिटी से पंजाब यूनिवर्सिटी में उठा लाएं। देखिए, आपको पता नहीं यूनिवर्सिटियों में ट्रांसफ़र का कोई मौका नहीं है, तो आपकी कभी जॉब हो गई कमालिया में, आप लाहौर में आना चाहते हैं तो कम्पीट इट यार, तो आप आ जाएं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एकेडेमिया पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, हंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स अ वेरी गुड क्राइटेरिया। फुल टाइम मुकाबला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर, अभी और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। अभी आपने रिसर्च की बात की, हम एक शिकवा करते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में या रिसर्च की दुनिया में मगरब बहुत आगे है, और पाकिस्तानी जामियात जो हैं वहाँ थीसिस के नाम पर सफ़े बढ़े जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी आउटपुट नहीं है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि डिजिटल दुनिया के अंदर हमारे यहाँ वो इनोवेशन नहीं है जो मगरब के अंदर हुई है, वो चाहे कोई डिपार्टमेंट भी है नाम लिए बगैर। आपको क्या लगता है कि रिसर्च के मामले में क्या मशरक़ मगरब के साथ या हम बाहर की दुनिया के साथ कोई मुकाबला कर सके हैं, या कहीं पहुँचे हैं हम उस सफ़र में? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम सूरत हाल बदल रही है, अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। एक जो आपकी बात है वो मैं शुरू में ही कह दूं कि आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं, रिसर्च के नाम पे फ्रॉड ज़्यादा होता है यहाँ पे, पैसे लेके थीसिस लिखना, रिसर्च के नाम पे प्लेजरिज्म यहाँ ज़्यादा है, जिसमें HEC भी कसूरवार है। अब सिंध में और पंजाब में सूबाई HEC हैं, वो भी मैदान में आ गई हैं, वो भी कसूरवार है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कसूरवार है कि लोग प्लेजरिज्म के जो कोड़ की काश्त है प्लेजरिज्म से, उसको समझ नहीं रहे। देखिए, जहाँ झूठ होगा वहाँ रिसर्च नहीं होगी, जहाँ प्लेजरिज्म होगा वहाँ रिसर्च नहीं होगी। तो आपके अदारों में चूँकि डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंटल इतनी सियासत है, प्रोफेसर्स में इतनी सियासत है, HEC में आपस में इतनी सियासत है, तो हमारा ये कल्चर बन गया है अनफॉर्चुनेटली। सर, इसी के साथ वो जवाब मुझे दे दीजिएगा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी मामला आपको पता है HEC ने जिसको निकाला है, उसी के साथ, क्योंकि वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सियासत का मामला उसमें भी। देखिए, दिस इज़ अ बर्निंग इशू और टॉक ऑफ द टाउन है। कल परसों ये वाक़या हुआ, इसको मैं आप 2 मिनट सब्र से सुन लीजिएगा ताकि बाद में हमारी गुफ्तगू में HEC ना आए। जी सर, HEC को सियासत निगल गई है, HEC को बाबे निगल गए हैं, HEC को 2-3 मिनिस्टर हैं, जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में है, मेरे घर उनका आना जाना है, मैं उनके बच्चों की शादियों में जाता हूँ। लेकिन वो जो हैं वो अथॉरिटी बनना चाहते हैं HEC की, उनकी सियासत। इससे पहले राणा तनवीर चंद दिनों बतौर वज़ीर आए, वो अथॉरिटी बने। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि घर आग लग गई घर के चिराग से, तो या ये एक 100% स्पेस चीज़ का ये पूरा उतरता है। मैं समझता हूँ, मैं अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले आपसे बात हो रही थी
कि यार ये वक्त एक ऐसी जालिम चीज़ है, ये कुछ फैसले अपने हाथ में रखते हैं, हमें नहीं करने देते। यही HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार, जब इनके साथ धोखा हुआ, एक दफ़ा कामसेट में ये वाइस चांसलर भर्ती नहीं हो सके और इनको पीछे रखा गया, तो मैंने बड़ी आवाज़ बुलंद की। यही थे इनके ख़िलाफ़ लोग थे, तो मैं इनके साथ बात करता रहा, इनको निकाल दिया गया। HEC में डॉक्टर बनौरी आ गए, वो मेरा बड़ा प्यार करते थे, मेरा ख्याल करते थे और बात करते थे, लोगों के साथ वो बात भी कम करते थे, हम उनका भी ख्याल करते थे। ये दूसरी दफ़ा आ गए। अब 2 HEC के चेयरमैन हैं और 2 तरह की सियासत है। जब ये HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार पहले थे, तो सिंध में गया तो लोग इन्हें गुरु मानते थे, ये लोगों से मोहब्बत करते थे। लेकिन जब ये दूसरी दफ़ा आ गए तो ये बंदे को बंदा नहीं समझते थे। हम इनका बहुत सारा एहतराम इसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम की वजह से भी करते थे, क्योंकि मैंने ज़ियाउल क़य्यूम को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में बड़ा काम करते देखा है। और फिर मैंने डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कमाल करते देखा है। और उन्होंने जिस तरह डिजिटलाइजेशन की दोनों अदारों की, जिस तरह पोस्ट कोरोना में उन्होंने फेस किया, जिस तरह अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी को वो ऊपर ले जाना चाहते थे, उसकी डिग्री को वैल्यू देना चाहते थे, सिर्फ डिग्रियों को बांटना नहीं चाहते थे, उनकी एक कंट्रीब्यूशन थी। फिर वो मेरिट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए। हुआ कुछ यूं कि जब एक हमारे यहाँ सिलेक्शन, आपने बात ही वहाँ से की, सिलेक्शन ठीक नहीं होती, तो मैं कहाँ तक बचूँ इस सवाल आपसे कि ये ज़ाहिर आलूद बातें हमारे सिस्टम में हैं। दूसरी दफ़ा डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फिर वाइस चांसलर मुंतखब हो गए थे, सेलेक्ट हो गए थे। तो लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी सिफारिश वाले बड़े आदमी थे, उन्होंने वाइस चांसलर होना था। एक दफ़ा बोर्ड होता है, दूसरी दफ़ा होता है, फाइनली ये होता है कि डॉक्टर मुख्तार, कभी लोग, आज भी मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि डॉक्टर मुख्तार मौजूदा चेयरमैन ऑफ HEC, वो तो स्पिरिचुअल फादर थे या फादर हैं डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम के। अब हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि शायद हम भूल जाते हैं, और ये जो 70+ के बाबे हैं ये बिलखसूस भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ पले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन बहुत सारी करप्शन, बहुत सी मनमानी इनकी वजह से है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कब्र में भी ओहदा साथ लेके जाए। डॉक्टर, मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि डॉक्टर ज़िया को निकाला जाता, रिज़ाइन कर स्टेक पे लगे हुए हैं डॉक्टर जो मुख्तार हैं, HEC के चेयरमैन हैं, उनका खुद केस है, सफारत से आए थे दूसरी दफ़ा ये 2 साल के लिए, फिर अदालत में, अदालत तो अदालती हुई है HEC, जिस मुल्क की अदालत अदालती HEC हुई हो। अच्छा, वहाँ इन्होंने पार्टी बदल ली। जब डॉक्टर ज़िया को इन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बनने दिया, किसी दूसरे को बनाया, तो फिर ये माजी में एहसन इकबाल के प्यारे थे, ये किसी और के प्यारे हो गए, वो बड़ों के प्यारे हो गए। अब जब इनकी पार्टी बदल गई, मैं भी बीच में रहा, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे एहसन इकबाल साहब को, हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वफाकी वज़ीर हैं, तो उनको इनसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे डॉक्टर मुख्तार को। मेरे पास भी बातें हुई, मैं भी बीच में आया, ब्रिज बनने की कोशिश की, मेरी कोशिश होती है अदारों के दरमियान ब्रिज बना जाए, तो बात बन नहीं रही थी। फाइनली ये फिर मैचिंग हो गई, फिर ये मिल गए डॉक्टर मुख्तार और एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल अमूमन भला करना चाहते हैं, लेकिन नीचे लोग ख़राब भी करते हैं, जिस तरह डॉक्टर मुख्तार ने किया। तो अब जब दोबारा मिले तो डॉक्टर मुख्तार और इनकी जो रीजॉइनिंग और फिर मोहब्बत जागी एहसन इकबाल की, वो उन्होंने तहते कर लिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वजह कोई भी हो, कसूरवार कोई भी हो, उनके खिलाफ एहसन इकबाल बहुत सख्त खिलाफ है। 2-3 दफ़ा उनको सिविल अवार्ड मिलने लगा था, उन्होंने मरूफ ज़राए कहते हैं कि अपने हाथ से उनका नाम निकाल दिया। अब जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो बहाना ये बनाया कि ये जो लैपटॉप स्कीम है, इसकी तकसीम में या इसके मामलात में तसाहुल पसंदी से काम लिया है ज़ियाउल क़य्यूम साहब ने, जबकि ज़ियाउल क़य्यूम ये वाज़े कर चुके हैं कि मैंने तसाहुल पसंदी से काम नहीं लिया। मैंने तो कहा था कि जो हमारे साथ थर्ड पार्टी है या जिनसे कुछ लेन देन होना है, वो एक पार्टी है, कंपटीशन होना चाहिए।
सरकारी पैसे बचने चाहिए, ये तसाहुल नहीं है, इसका इश्तहार दोबारा दे लें, ये उनका कसूर था, उनका ये कसूर था। और इस कसूर की वजह से वो, हालांकि वो किसी सिफारिश पे, लोगों का ये बड़ा ख्याल है कि HEC में वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार की सिफारिश से आए। डॉक्टर मुख्तार माजी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, फिर PHEC के चेयरमैन, दूसरी दफ़ा चेयरमैन, वो हर दफ़ा सिफारिश से आए हैं। वो किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं, किसी यूनिवर्सिटी के वो मुलाजम भी नहीं है बेसिकली। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले कि वो खुद जाने वाले हैं, वो एक बड़े कीमती इंसान को, एक अनमोल असासा ज़ियाउल क़य्यूम को ख़राब करते। मैं उनकी जगह होता, मैं खुद रिज़ाइन दे के चला जाता कि भाई ये भी मेरा स्पिरिचुअल सन गिना जाता है, ऊपर से मेरी दोस्ती का। और ये डॉक्टर मुख्तार, ये जो हमारी हुकूमत है मौजूदा, ना सिर्फ एहसन इकबाल, राना तनवीर और कुछ हमारे उन मोतबर लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, ये उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेंगे। सर, मैं अभी वही आपने बात कर दी कि ये जो सियासी तसल्लुत है तालीमी इदारों के ऊपर ख़ास करके, वैसे तो बदबख्ती से पाकिस्तान के तमाम इदारे सियासी तसल्लुत के पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है सियासी लोगों की, कोई भी इदारा हो। लेकिन जामियात में या HEC में या PHEC के अंदर इस तरह तसल्लुत होना चाहिए, तालीम का कितना इसका नुकसान हो? आपका बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, अल्लाह आपका भला करे। आपने जहाद किया ये सवाल करके, हम पे जो बीतेगी सो बीतेगी, हम तो वो देखेंगे। PHEC में, HEC में, यूनिवर्सिटियों में, सब यूनिवर्सिटियों में नहीं, अमूमन जनरली स्पीकिंग 80% जो है वो पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स ऐसी है कि कहा जाता है कि ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में अगर ड्राइवर की रूट चेंज कर दें या ड्राइवर की गाड़ी चेंज कर दे, बस चेंज कर दे, तो किसी ज़माने में चांसलर ऑफिस से फ़ोन आ जाता था। अच्छा। यानी लोगों के इतने, जब भर्ती आप सिफारिश से होंगे, जब आपके सिंडिकेट में MPAs होंगे, एक सिंडिकेट फीमेल यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं कि वो सिंडिकेट में वो खातून MPA भी है जिसकी अपनी डिग्री जाली है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स सिंड्रोम इन द यूनिवर्सिटीज़। इस बुनियाद पे देखें यूनिवर्सिटियाँ क्या होती हैं। यूनिवर्सिटी वो होती है जो 25% अपनी ट्यूशन फीस से चले, जो 25% जो स्टैंड कर गई हैं। ये बच्चा यूनिवर्सिटियाँ नहीं, मैं लिया की बात नहीं कर रहा, या बकर और जंग की बात, या मियाँ वाली की नहीं, मैं मैच्योर UET की बात कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की, ज़करिया की, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर की, नारोवाल की नहीं कर रहा, जिसको साल से वाइस चांसलर ही नहीं मिल रहा, और वहाँ भी चूँकि शायद एहसन इकबाल साहब को कोई पसंद ही नहीं आ रहा, वो खुद ही लग जाए। फिर राना तनवीर ने भी तो अपने ही आर्डर कर लिए थे ना एक्टिंग वाइस चांसलर के, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। खैर, मैं कहता हूँ कि 25% यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फीस से, 25% रिसर्च से, 25% एंडोमेंट फीस से, और 25% हुकूमती ग्रांट से यूनिवर्सिटियाँ चलें तो इनको चलाना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेंगी। आपने कहा हम यूरोप का मुकाबला क्यों नहीं करते? यूरोप चवल नहीं मारते, यूरोप गंद नहीं डालता पॉलिटिक्स की, यूरोप इंडिपेंडेंटली काम करने देता है, वहाँ का मुखैर हजरात काम करने देता है वाइस चांसलर को। यहाँ वाइस चांसलर को आप बुलाए रखते हैं या लटकाए रखते हैं। तो अब जब तक ये सियासत, हम ये मानते हैं कि हुकूमत को अपनी लीडरशिप चुननी चाहिए, लेकिन हुकूमत को दहशत गर्दी नहीं करनी चाहिए तालीमी अदारों के साथ। ये ज़्यादती है और ये सियासत नहीं हो रही, ये बाकायदा अगर सिफारिश होती है या सिंडिकेट में इतने लोग हैं और वाइस चांसलर्स को अगर तंग किया जाता है, ऊपर से ग्रांट नहीं दी जाती, तो ये यूनिवर्सिटियों के साथ सुतीलापन नहीं है, हुकूमती दहशत गर्दी। सर, अभी आपने एक इशारा किया, राना तनवीर हुसैन ने एक्टिंग वाइस चांसलर के अपने आर्डर कर लिए थे, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा सा। और हुआ ये था कि आपको पता है कि जब एक वाइस चांसलर का टेन्योर खत्म हो जाता है तो वहाँ PVCO से वाइस चांसलर लगा दिया जाता है, या कहीं और के वाइस चांसलर को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। मैं तो इसे भी कोड की कास्ट समझता हूँ। हमने देखा कि जुमा 8 दिन लगते हैं, किसी को वाइस चांसलर लगते, उसे कहते हैं ये 2 यूनिवर्सिटियाँ तुम और चलाओ, भैया अपना आप चला ले, बड़ी बात है। तो खैर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को, हालांकि अब नए आइन के मुताबिक जो 18वीं तरमीम है उसके मुताबिक जो हमारा मिनिस्टर होता है एजुकेशन का, वो प्रो चांसलर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो प्रो चांसलर और चांसलर हायरार्की में आपको बता दूं, वाइस चांसलर
उसके ऊपर मिनिस्टर प्रो चांसलर और फिर सदर या गवर्नर चांसलर। तो वो प्रो चांसलर से भी नीचे गए और उन्होंने कहा मैं एक्टिंग, लेटर इशू कर दिया, खुद ही लेटर इशूदार है, अब उनके सेक्रेटरी ने करना था। उन दिनों उनके सेक्रेटरी बड़े तेज़ थे, हमारे एक दोस्त के वो भाई हैं। तो फिर बाद में जब उन्हें होश आया कि यार ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर उन्होंने वो वापस लिया। ये ओपन यूनिवर्सिटी का मामला है। ये ओपन यूनिवर्सिटी अच्छा, वो वफाकी वज़ीर थे। एक और सवाल याद आ गया, अभी वाइस चांसलर्स की तकरीरियाँ हुई हैं, इस पे बड़ी डिबेट चलती रही। मैंने सरदार सलीम का जियो पे एक शार्ट सा इंटरव्यू भी देखा, बकौल उनके कि उनको प्रेशर था मरियम नवाज़ की तरफ से, वो 3 नाम भेजने की बजाय मुझे एक ही नाम, इस तरह कोई मिली जुली बातें हुई, मैं वाजे उसको कर नहीं पाया, शायद मुझे अब याद भी नहीं है। तो ये जो तकरीरियाँ हुई, इसमें क्या मरियम नवाज़ कोई अपना सियासी असर और रुसूख इस्तेमाल कर रही थी, या गवर्नर साहब अपनी पार्टी के लोगों को प्रमोट करना चाहते? क्या ये कहानी क्या थी असल? देखिए, ये कहानी बिगड़ी कहाँ से? ये कहानी बड़ी अच्छी थी, कहानियाँ सुनाते रहना चाहिए, कहानियाँ होती रहनी चाहिए। कहानियाँ सुनकर अच्छे लगते हैं, आप अदीब है, आप अदब से आपका ताल्लुक़ है, अदब के उस्ताद है। हमने कहानी को झूठ का पलंदा बना लिया। हम ये जो कहानी है से हमें सबक सीखना चाहिए। ना तो मरियम नवाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला, बतौर हेड ऑफ़ द हायर एजुकेशन कोई कसूर है, ना बतौर चांसलर सरदार साहब का, गवर्नर साहब का कोई कसूर है, ब्यूरोक्रेसी का कसूर है। मुझे समझ नहीं आती कि उन ब्यूरोक्रेट्स को जो रिटायर्ड है, जो माजी में बदनाम भी हैं, बदनाम तो हमारी अदालतें भी हैं ना, 140वें नंबर पे आ जाती हैं दुनिया में, तो वो लोग जो नैब में फंसे थे, तो उनको इनाम देने के लिए, चूँकि वो नून लीग की नैब में फंसे थे, तो आपने उठा के एक साबिक ब्यूरोक्रेट को, कुरैशी साहब को, वो पढ़े होंगे, वो लायक होंगे, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटियों के इकोसिस्टम को भी समझते हो, वो ओरिक को भी समझते हो, वो यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनलाइजेशन को भी समझते हो, वो लैंग्वेजेस को भी समझते हो, वो प्लेजरिज्म को भी समझते हो। मेरा नहीं ख्याल वो इन सब बातों को समझते हो। आपने उन्हें कन्वीनियर बना दिया सर्च कमेटी का। पहला आपने गंद ये डाला। अच्छा चले, सेक्रेटरी जो होता है बतौर ब्यूरोक्रेट हाजिर सर्विस, वो तो जो आपकी सर्च कमेटी होती है उसका वो सेक्रेटरी होता है। इट्स ओके। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छी सर्च कमेटी बनते देखी है, जिसमें पंजाबी के लोग होते हैं, केपी के लोग होते हैं, सिंध के और या बलूचिस्तान के भी, वो देखी है कश्मीर की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की। मैंने हमेशा वेरी फाइन उनकी सर्च कमेटी देखी है फॉर द वाइस चांसलर सर्च। मैंने हमेशा गंदी देखी है पंजाब की, इंतहाई गंदी देखी है, ऐसी गंदी काबिल नफरत गंदी देखी है। इसमें 2-3 आप डालते हैं सिर्फ प्रोफेसर्स को, आप 2-3 वाइस चांसलर क्यों नहीं डालते? आप 2-3 जो है वो बड़े रिसर्चर क्यों नहीं डालते? आप क्यों ये करते हैं? आप क्यों ब्यूरोक्रेट्स को डालते हैं? इस दफ़ा सर्च कमेटी, आई एम सॉरी, बहुत बुरी थी, लेकिन कामयाबी उसकी मुझे अब बहुत सारे लोग कहते हैं, जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे वाइस चांसलर्स की, आप बोले नहीं, आप खामोश थे। मैंने कहा भाई साल बाद हो रहे थे। एक दफ़ा मैं बोला था, सरगोदा में लगना था एक वाइस चांसलर, और इसी तरह ओकाड़ा, साहिवाल, ओकाड़ा, कुछ इधर उधर भी 4 यूनिवर्सिटियाँ थी, तो वो डिले हो गया था, वो वापस हो गया था पूरा। मैंने कहा यार अच्छे बुरे 7वां 8वां 9वां जिस तरह के वाइस चांसलर हैं लगने दे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोर देन 60% अच्छे वाइस चांसलर्स आए हैं, मोर देन 60% अच्छे वाइस चांसलर हैं। 2-3 सिफारशी हैं बीच में, मैं सस्पेंस के लिए नहीं ये कह रहा, किसी तजस्सुस के लिए नहीं कह रहा, मैं ये साबित कर सकता हूँ, लेकिन शायद साबित कभी करूँगा नहीं पब्लिक में, आपको बाद में बता दूंगा। तो इतनी बुराई के बाद, ये अल्लाह का मामला है कि कई दफ़ा अल्लाह की ज़ात बुराई से अच्छाई निकाल देती है। तो मेरा ख्याल है इस बात को यहाँ ख़त्म कर दें, मरवाइएगा ना मुझे बाद में से दोस्तों से, मुझे दोस्तों की मार से डर लगता है, बहुत सारे दोस्त वाइस चांसलर। तो ये है कि मेरे अल्लाह ने पाकिस्तान का भरम रखने के लिए बुराई में से अच्छाई निकाल दी और अच्छे वाइस चांसलर आए हैं। तारीखी मामला था, 25 वाइस चांसलर आने थे यार, ये कोई मजाक नहीं था। 25 वाइस चांसलर तो शायद मैं कहा करता हूँ कि पंजाब में हैं भी नहीं। सर ये जो यूनिवर्सिटीज़ की सीटें डेफर हो जाती हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में भी कुछ सीटों के टेस्ट भी हुए, मियाँ वाली में कुछ सीटों के टेस्ट सिलेक्शन बोर्ड तक हुए, सिलेक्शन बोर्ड को हुए 1.5 साल हो गए,
वहाँ अल्लाह भला करे वाइस चांसलर इस्लामुल्लाह खान साहब थे, पता नहीं अब भी वहाँ पे हैं या नहीं हैं, वो चले गए। रजिस्ट्रार यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं मेरे ख्याल से, कि यूटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं मेरे ख्याल। वो सिलेक्शन बोर्ड तक हुए, बाद में वो सीटें लटक गईं, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं। वो कहता है जी हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी इसलिए हुआ, वो पंजाब हुकूमत में मलबा डालते हैं, वो HEC पे डालते हैं। मामला इतना वो गंभीर हो चुका है, और बहुत सारे हमारे दोस्त वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी, मियाँ वाली में भी, उन्होंने इनका सिलेक्शन बोर्ड हुए हैं। तो क्या ये इस तरह ये बड़ा जो असूल है कि दोबारा सीटें दें, दोबारा बच्चे टेस्ट दें, दोबारा पैसे दें, जब एक चीज़ हो चुकी है, सिर्फ सिंडिकेट रहती है, तो क्या बेहतर नहीं कि उनकी सिंडिकेट करवाई जाए, जो एक पूरे अमल से गुजरे हैं उनको सीटें दी जाएं? इसमें 2-3 क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल आपका सवाल है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ, वो इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड ने लिया, एकेडमिक काउंसिल में बात गई है, या वो बात सिंडिकेट तक गई है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। हुकूमत भले ही बदले, ये फैसले नहीं बदलने चाहिए। ये गलत बात है, ये तबाही है, ये बिगाड़ है। हाँ, अलबत्ता जब नई हुकूमत आती है तो उन्होंने आगे जा कर के, एक है कि हुकूमत बदल गई, वो निगरान हुकूमत आ गई, या वो असल हुकूमत आ गई, या वो फार्म 47 की आ गई, कोई भी हुकूमत आ गई, आपने जो आगे भर्तियाँ करनी है उसकी सर्च कमेटी आप बदल लें, क्योंकि आप लीडरशिप है, यू वांट अ न्यू लीडरशिप, अपने टाइप की चाहते हैं, आप बदल लें। लेकिन जो पिछला प्रोसेस है ना, वो पाकिस्तानी थे, इंटरव्यू लेने वाले भी, इंटरव्यू देने वाले भी, ना इजराइल से इंटरव्यू देने वाले आए थे, ना लेने वाले आए थे, ना वो भारत से आए थे, वो पाकिस्तानी थे, अपने सिस्टम के थे। वही ब्यूरोक्रेट्स बार बार आप वही लगाते हैं ना। आजकल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वो कल तक क्या बुजदार को पसंद नहीं थे, बुजदार तो उन्हें कमिश्नर के तौर पे ले गए थे। हमारे कई सेक्रेटरी बड़े चहेते हैं CM के, उनकी बीवियां मुझे पता है PTI की सरगर्म कारकुन है। तो ये पाकिस्तानी है ना। मैं जो भी सर, दोबारा मैं इसी सवाल को, मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूँ, जब वो सिलेक्शन बोर्ड से गुजरा, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन बोर्ड हुआ, प्रो वाइस चांसलर उस वक्त एक्टिंग थे, खालिद महमूद साहब उसमें मौजूद थे, वाइस चांसलर इस्लामुल्लाह खान मौजूद थे, 2 रजिस्ट्रार मियाँ वाली के और ये मौजूद थे, यानी कि 12 और 3 डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे, 15 लोगों का पैनल था। उसके बावजूद वो सिलेक्शन बोर्ड, उसका मामला सिंडिकेट में गया नहीं गया, ये सारा मामला अभी तक लटका हुआ। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस्लामुल्लाह खान जब मियाँ वाली में थे, मैं उस केस को जानता हूँ। मियाँ वाली के हम मुंतज़र हैं, नए वाइस चांसलर आएंगे, वो जा चुके हैं, वो आजकल यूनिवर्सिटी को एक रजिस्ट्रार ही चला रहे हैं। जंग में कुछ सिलेक्शंस हुई तो वहाँ के सियासी लोगों ने मेरिट पे हुई सिलेक्शंस को बदलने की कोशिश की, जो सियासत बीच में आती है। फिर आपको मैं एक अर्ज़ करूँ, ये जो गंद एक और भी डलता है, और वो मैं आज कुछ गंद का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा बाद में ना करूँ, बिगाड़ कुछ ज़्यादा ही है। जब एक एक्टिंग वाइस चांसलर आता है, फ़र्ज़ करें आप एक्टिंग वाइस चांसलर आ गए पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 माह के लिए, आपको 6 माह मिल गए, आप कहते हैं नहीं मैं सिंडिकेट की बॉडी भी मुकम्मल कर दूँ, मैं जो हमारा सिलेक्शन बोर्ड है उसे भी कर दूँ, मैं एकेडमिक काउंसिल भी कर जाऊँ, मैं फैकल्टी बोर्ड भी कर जाऊँ, मैं चेयरमैन अपने भी कर जाऊँ, मैं सारा कुछ कर दूँ। ओ भाई, आपने रोज़मर्रा के काम करने हैं। आप जो नया लीडर आएगा, वाइस चांसलर आएगा, जिसने 4 साल चलना है, आप उसके रास्ते में कांटे बिखेर रहे हैं। आप तो अपनी टीम को इकट्ठा कर रहे हैं कल की सियासत के लिए। नया वाइस चांसलर किस तरह यूनिवर्सिटी को चलाएगा? सबसे पहले आपको ये आवाज़ उठानी होगी कि एक्टिंग वाइस चांसलर या एडिशनल वाइस चांसलर लॉन्ग टर्म फैसले ना करे। दूसरी बात यह है कि जिनके इंटरव्यू हो गए हैं, सिलेक्शन बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको दोबारा आप वापस नहीं कर सकते। भले ही वो सिंडिकेट में नहीं गया, ये ज्यादती है और ये सियासत है, और इसमें माजी में गवर्नर हाउस भी और CM ऑफिस भी इन्वॉल्व होता रहा है। इसमें पैसे भी चलते हैं, इसमें पसंद नापसंद भी चलती है। देखिए, वाइस चांसलर के पास मन मर्जी के बड़ा, मैं कहता CM के पास उतनी इख्तियारात नहीं है जितनी अपनी स्टेट के अंदर, यूनिवर्सिटियाँ स्टेट के अंदर एक स्टेट है, जितने उसके वो यार वो नए एक इश्तहार दे, कोई बहाना बनाए अपने, जिसको भांजे को कर ले, भतीजे को कर ले, नवासे को कर ले, नवासी को कर ले, जिसको करना है कर ले, लेकिन जो मेरिट पे आया उसको कर ले, पहले करे। फ़र्ज़ करें आपने 4 लोग रखने थे प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी के, आपने यार एक रिश्तेदार रखना है, तो आप किसी का सर कलम ना करें, 5वीं सीट क्रिएट कर ले, 4 मेरिट पे करें। हम आपके को भी मेरिट मानते हैं। मैं कहता हूँ ओके, ये राइट है लीडरशिप का,
लेकिन ये जो है कि आप लोगों से पैसे भी लें, लोगों का टेस्ट भी लें, और अदालतें कहाँ सोई हुई हैं? अदालतें कहाँ हैं? चांसलर भी ऑफिस भी एक अदालत है, वो कहाँ है? मैं खुद ये मौजूदा चांसलर ऑफिस को मैं अभी इन चांसलर साहब से, गवर्नर साहब से मिला था। मैंने उन्हें कहा और एक पे काम करवाइए, QEC पे काम करवाइए, छोड़िए सियासत, जो भर्ती होते हैं हो, आपके पास जो पर्सोना डेजिग्नेटा है एक गवर्नर का, उसे इस्तेमाल कीजिए, आप सियासत ना करें। आप और मरियम नवाज शरीफ मिल के जो अपने अपने काम है वो करें, तो किसी की सिफारिश हमें भी करनी पड़ जाती है। हम कहते हैं यार ये बंदा है, इसकी दरखास्त कहाँ तक पहुंची है, तो पता चलता है 6 माह हो गए हैं वो केस गया हुआ है यूनिवर्सिटी से, और गवर्नर ऑफिस में अभी डायरी को नंबर नहीं लगा। तो रोना ऊपर से है। देखें, आप एक अदारे के डायरेक्टर हैं, आप नमाजें पढ़ेंगे, नीचे तक ईमानदारी आएगी। खैर नमाज पढ़ना गारंटी तो नहीं है ईमानदारी की, लेकिन मतलब है आपकी अच्छाई नीचे तक आएगी। अगर नीचे PN पढ़ता है उसकी ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप CM ऑफिस, अगर आप HED, अगर आप HEC, PHEC, चांसलर ऑफिस में किबले दुरुस्त नहीं करते तो नीचे खाक होगा। फिर आपने क्या यूरोप का मुकाबला करना? सर अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो एकेडमिया और इंडस्ट्रियल गैप है यूनिवर्सिटीज़ का, वो ख़त्म नहीं हुआ। मामूली सा ज़मीन आसमान का गैप। हाँ, इसको क्या करें हम? यानी समझ से बाहर है, बच्चा डिग्री लेके निकलता है, दिमाग खाली होता है उसका। अब मुझे, आप खुद उस्ताद हैं, मुझे एक बात बताएं, नारोवाल ने हमने एक वाइस चांसलर लगाना है। नारोवाल यूनिवर्सिटी खुद एक अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, अभी बन रही है, अभी वहाँ सिविल वर्क हो रहा है, अभी वहाँ उसके स्टैच्यूज बनने हैं, अभी उसका चले एक्ट तो बन गया। आपने वहाँ वो बंदा लगा दिया जो बहुत बड़ा रिसर्चर है, पूरी दुनिया में उसकी धूम है और बूम है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहा भी होगा तो वो गारा मसाला तो नहीं देखेगा। ठेकेदारों से मगजमारी करते करते 4 साल गुजर जाएंगे। आप कहेंगे वाइस चांसलर बुरा, वो बुरा सर्च कमेटी है जिसने ना तेल देखा ना तेल की धार देखी। अब आपको लाहौर जो यूनिवर्सिटी है उनके साथ तो इंडस्ट्रियल लिंक हो जाएगा, लिया यूनिवर्सिटी फुफी को ले आएगा, वहाँ का वाइस चांसलर या अपनी के अंकल को कहेगा वहाँ इंडस्ट्री लगाओ। प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात यह है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग के काम करने चाहिए, और जो बाकी नई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ एग्रीकल्चर का काम है, अब मुझे एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके इंडस्ट्रियल लिंक का भी कोई मसला है। आप मुझे बताएं, जहाँ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है वहाँ कोई, यहाँ लाहौर में अगर वो हो रहा है तो कोई कमी है इंडस्ट्री की? कमी है अकल की। हमारे यहाँ प्रोफेसर, आप और एक में एक लगा देते हैं शरीफ आदमी को, फारसी को, उसका काम रिसर्च है, इनोवेशन है, और एक वाले का इंडस्ट्रियल लिंक है, मार्केटिंग है, वहाँ मार्केटिंग का बंदा लगाएं। आप जो आपकी सिंडिकेट है उसमें बोर्डा, वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बंदा रखे, वो बड़ा इंडस्ट्रियल लिस्ट रखे। भाई आप वहाँ रखते हैं यार वो फलां स्कूल का हेडमास्टर, फलां कॉलेज का प्रिंसिपल, फलां MP है, ये तो पैरासाइट्स हैं। आप ये क्या करेंगे वहाँ पे? ये आप वहाँ पे भेज देते हैं जी, ये एक सेक्शन अफसर जाएगा, डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो बहुत बड़े महाज पे है, तो ये जाएगा सिंडिकेट में। वहाँ आप इंडस्ट्रियलिस्ट रखें, हर यूनिवर्सिटी में 1-2 इंडस्ट्रियलिस्ट रखें। नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट। बिल्कुल सही है। आप वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग रखें, आप वहाँ पे साबिक सफीर रखें, खारजा पॉलिसियों का पता चले। यूनिवर्सिटियों ने रिसर्च में पॉलिसी भी बनानी होती है। आपने मुड़ तुड़, आपके पास वही लोग हैं, थके थके MP हैं, पिंडो 13वां हिस्सा छितरी हद, पता उन्हें है नहीं किसी बात का। उनको आप वहाँ भेजते, वो कहते हैं मेरा बेलदार भर्ती कर लो, मेरा गार्डनर भर्ती कर लो। तो आप बेड़ा गर्क बहसियत हुकूमत हो के भी यूनिवर्सिटियों का कर रहे हैं। हुकूमत पैसे तो देती नहीं यूनिवर्सिटियों को, लैपटॉप देती है बच्चों को। और मैं एक यूनिवर्सिटी को जानता हूँ, केमिस्ट्री जैसा डिपार्टमेंट है, और वहाँ पर पानी नहीं 1 साल आया, वहाँ की टूटियों में पानी नहीं आ रहा, और पूरे साल में उसे, पूरे टन्योर में वाइस चांसलर ने, जहाँ PhD स्टूडेंट, MPhil स्टूडेंट है, 1 लाख रुपया दिया कि जैसे उसने माँ के सूतर से कोई पैसे दिए हों। और वो यूनिवर्सिटी बड़ी रिच यूनिवर्सिटी है। रिच यूनिवर्सिटियों में आपने वाइस चांसलर वो बिठा दिए हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला मामला है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने पेंशन देनी होती है बहुत, GCUF ने अभी नहीं देनी, सरगोदा ने अभी नहीं देनी, बहुत लोड है UET पे पेंशन का। यहाँ माली मामलात हैं।
हमारे एक दोस्त है, अल्लाह उनका भला करे, अगर वाइस चांसलर उसके ख़िलाफ़ ना हो, डॉक्टर ज़करिया जाकर कहते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी गरीब नहीं हो सकती। प्लानिंग मैंने आपको बता दी है कि कहाँ कहाँ से पैसे कमा। इंडस्ट्रियल लिंक के लिए पहले अगर आपने सियासी भर्तियाँ करनी है, मासी पुफी के लोग रखने हैं, तो वो इंडस्ट्रियल लिंक, अब कराची में इंडस्ट्रियल की कोई प्रॉब्लम है, आप इंडस्ट्रियल लिंक रखना ही नहीं चाहते। प्रोफेसर जब प्रोफेसर हो जाता है वो पढ़ाना ही नहीं चाहता, लेक्चरर आप भर्ती नहीं करते। आज लेक्चरर भर्ती करे, उसे खुद पीएचडी करवाएं, उसे खुद एपी बनाएं, जो आप कहते हैं वो आपका कमांडो होगा। ओए आप थके थके लोग रख लेते हैं, आप प्रोफेसर एक बुला लेते हैं, वो मेरी तरह घंटिए का मरीज होता है, कुछ वो ज़हनी मरीज होता है, क्लासें वो धो लेता है और वो भी पढ़ाता नहीं है। वो उसने अब वो दादी नानी भी बन गई है या बनने वाली है, या वो अब उसके भांजे भतीजे हैं, वो उसको तो डिपार्टमेंट में लाना चाहता है, डिपार्टमेंट नहीं चलाना चाहता। या उसके जो, ये तो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए देखा था, दो सोहनियां कुड़ियां कट्ठियां नहीं चल सकदियां सी, कंट्रास्ट चलता सी। दो लड़के जो हैं पहलवान, अच्छे स्पोर्ट्स वाले या अच्छे जहीन, वो साथ नहीं चल सकते थे, साथ एक नलायक का कम्बिनेशन बनाना। लेकिन अब यूनिवर्सिटियों में भी ये है, पहले दोस्त होते हैं, इकट्ठे भर्ती होते हैं, एक सिफारिश होती है। मैंने ऐसी मिसालें भी देखी है, एक सिफारिश, एक पीएचडी का सुपरवाइजर, और जब यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट प्रोफेसर बनने पे कत्ल का वैर शुरू हो गया। तो सिस्टम ही नहीं है, एक्ट पढ़ते नहीं है वाइस चांसलर। सर, इस पॉलिटिक्स का जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो बच्चा होता है, तालिब इल्म होता है। कि मैं एक प्रोफेसर के पास गया हूँ, दूसरे के पास नहीं गया, दूसरे के पास गया हूँ, तीसरे के पास नहीं गया। तो ये जो अभी आपने जो कि खुद इशारा कर दिया, मैं उधर आने वाला था, इस पॉलिटिक्स से अब बात फिर वही आ जाएगी, जब एचईसी और पीएचईसी खुद इस चीज़ का शिकार है, तो वो तलीमी इदारों के अंदर टीचर्स पॉलिटिक्स को कैसे ख़त्म कर सकते? यार डॉक्टर निज़ाम थे ना पीएचईसी के पहले चेयरमैन पंजाब के, और उधर डॉक्टर मुख्तार थे। इन्हें अपने निज़ाम से प्यार था, उन्हें अपनी मुख्तारी पे नाज था। मैं इन दोनों की सुलह कराता रहता था। बाद में डॉक्टर मुख्तार आ गए, मेरे दोस्त डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब आ गए। डॉक्टर मुख्तार के पेट में मरोड़ उठते रहते थे। अच्छा, वो इनकी आपस में लड़ाई रहती थी। अब आए हैं डॉक्टर इकरार, और मुझे उम्मीद है डॉक्टर इकरार जो है ना, वो एचईडी को भी ठोक के रखेंगे। यहाँ चलता वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो ऊपर वाले को भी, चाहे मुख्तार साहब रहें, अव्वल तो मेरी दुआ है मुख्तार साहब फारग हो जाए, कोई नई क़यादत आ जाए, बड़ा बहुत कमा लिया और बहुत खा लिया उन्होंने, तो वो बना के रखेंगे। उन्हें एक्ट भी आता है, डॉक्टर इकरार एक्ट पढ़ते भी हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी अर्ज़ करूं जो आपने की है, उस बात को आगे बढ़ाऊं। मैंने अभी हमारा एक सेमिनार हुआ, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उसमें मैंने एक बात की, वो मैं यहीं कर लूं। मैंने कहा हमारी यूनिवर्सिटियों पे दो चैलेंजेस के दौर आए थे। एक पोस्ट कोरोना कि कैसे पढ़ाया जाए, क्लास से दूर कैसे पढ़ाया जाए, जिस पे बहुत सारा फ्रॉड चल गया, वर्क फ्रॉम होम का। अच्छा, दूसरा ये जो अब जंग हुई है, इसमें आईटी की अहमियत, फिजिक्स की अहमियत, न्यूक्लियर स्पेस साइंसेस की अहमियत बढ़ गई है। ये अभी एक और अंदाज से देख, अभी हमें देखना है, जो आपने बात की यूनिवर्सिटी की क़यादत को, कि हमारा स्टेक होल्डर कौन है। यार स्टूडेंट है या प्रोफेसर हैं, पेरेंट्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है। आपके सियासतदान यूनिवर्सिटी का स्टेक होल्डर नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कोई मासी फुफी नहीं है, स्टेक होल्डर नहीं है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी का स्टेक होल्डर, जिसके मतलब कोई सोचता ही नहीं है, कोई कुड़ता ही नहीं है, कोई कोशिश ही नहीं करता, वो तो स्टूडेंट है। हमारे यहाँ सर एक और प्रॉब्लम मुझे, और पेरेंट्स हैं स्टेक होल्डर। उसका आखिरी बात करूं फिर सुनता हूं। फीसें बढ़ा देते हैं आप। आप ये भी तो देखें, आपने फीसें बढ़ाई हैं, स्टूडेंट कम हो गए हैं। आप फीसें कम करो, स्टूडेंट बढ़ाओ। तो जब तक आप स्टूडेंट को स्टेक होल्डर नहीं समझते, जब तक आप पेरेंट्स को और टीचर को स्टेक होल्डर नहीं समझते, 3 से ज़्यादा स्टेक होल्डर नहीं है। वाइस चांसलर स्टेक होल्डर नहीं है। उसने 4 साल बाद या नैब के पास जाना है, या बिहाइंड द बार जाना है, या अगली यूनिवर्सिटी में जाना है। वो तो कई वाइस चांसलर कहते हैं भाई असी आए हैं 4 साल, असी तो गज वज के रहना है, साढ़ा काम करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो खसमा नूं खाओ। तो फिर स्टेक होल्डर कौन सा रह गया? टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट। जी सर, हम बात कर रहे हैं, अभी मुझे एक और मामला याद आया, आप उस पर ज़रा रोशनी डालेंगे। अहद चीमा और एचिसन का एक केस हुआ था, थोड़ा सा अगर उस पर भी हम 1-2 मिनट अगर आप कुछ।
देखिए, जो एचिसन का केस था और रिलीफ चाहते थे, इकनॉमी का रिलीफ चाहते थे आहा चीमा, और आहा चीमा वाने वज़ीर आज़म में बैठे थे, उनके पास ओहदा था। पहली बात तो ये है कि उन्हें अखलाकी तौर पे ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसी डिमांड करनी नहीं चाहिए थी। बड़ा आदमी अपने किरदार से बड़ा होता है ना, सिर्फ ओहदे से ही बड़ा नहीं होता। हमारे मुल्क में अलमिया यह है कि हम अपने ओहदे से। दूसरा, अगर आप कानूनी पहलू देखें तो उनका राइट बनता था, उन्होंने यही कहा था। ये मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, वो तालीम दोस्त थे। हमारे साबिक़ गवर्नर बलीगुर रहमान उस वक़्त गवर्नर थे, वो वज़ीर ममलकत भी रहे वफाकी एजुकेशन में, और वफाकी वज़ीर भी रहे। तो मैंने उस केस को देखा, उस पर रिसर्च की। अखलाकी तौर पर हुकूमत गलत थी और बहुत गलत थी। आहा चीमा को नहीं करना चाहिए था। सारी उम्र मज़े उठाए नून लीग से, सारी उम्र वो उसने ब्यूरोक्रेसी में भी, बाद में हुकूमती अहलकार भी बना, तो उसके पास पैसों की कमी नहीं है। ठीक है, उसकी बीवी ने अप्लाई कर दिया। बाज़ का शायद बीवियाँ गरीब की हों या अमीर की हों, को पूछती भी नहीं है, तो मुमकिन है ये भी कोई एक वजह हो सकती एरर आ गया हो। दूसरा, ओवर एक्टिंग की थी एचिसन के प्रिंसिपल ने भी, ओवर एक्टिंग भी की थी, लेकिन उसमें बलीगुर रहमान का किरदार बड़ा पॉजिटिव था, और उन्होंने कमोबेश यही बात की थी जो मैंने आपके साथ की, कि कानूनी अगर आपका हक बनता भी है तो किसी और को हक लेने दे जो हकदार है। आप सारे हक हुकूमत में होने के नाते खुद ही तो ना लेते रहे। तो उसमें ओवर एक्टिंग थी आहा चीमे की और एचिसन कॉलेज के उस दौर के प्रिंसिपल की भी, उससे भी मीडिया का शौक हो गया। अच्छा सर, एक मामला आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत हाईलाइट है, हमेशा से वहाँ पे रहा है, इस पे बड़ी मज़ेदार बात हो सकती है, कई घंटे प्रोग्राम भी इस पे हो सकता है। तालीमी इदारों में यूनियंस, चाहे वो मजहबी हैं चाहे वो सियासी हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर आपको पता है कि चंद यूनियंस के ऊपर कभी सराइकी पश्तों से लड़ाई कर रहे हैं, पश्तों वाले पंजाबियों से कर रहे हैं, एक बड़ी लंबी तारीख़ है इसकी। आपको क्या लगता है कि क्या यूनियंस बहाल होनी चाहिए, या इनका रोल किस हद तक होना चाहिए? या अभी आपको पता है कि वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने पूरा एक ऑपरेशन किया और हॉस्टल खाली करवाए, तो इस सारी चीज़ों पर ज़रा चंद मिनट। देखिए, जब पंजाब यूनिवर्सिटी की या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात, किसी भी यूनिवर्सिटी में यूनियंस, उसमें एक तो एकेडमिया होता है, वो एकेडमिक मामलात होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में दो तरह के मामलात होते हैं, स्टाफ के साथ और स्टूडेंट्स के साथ भी। जहाँ तक मोहम्मद अली एडमिनिस्ट्रेटिव काम में मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हॉस्टल खाली करवाए हैं उन्होंने। वो ज़मीन जो कई बरसों से, कई दहाइयों से कब्ज़ा ग्रुप के पास थी और अरबों की ज़मीन थी, ये मोहम्मद अली शाह का काम यह है कि उसने वो ज़मीन कब्ज़ा ग्रुप से छुड़वाई। लेकिन एक और बात है, जो आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लाजमी होनी चाहिए पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटियों में, लेकिन इस बुनियाद पे नहीं कि आप बलोच है मैं पख्तून हूँ, ये तअस्सुब की बुनियाद पे है। आइनी बुनियाद, नज़रियाती बुनियाद पे और मुल्की बेहतरी, और यूनिवर्सिटियाँ तो तालीमी निज़ाम के लिए होनी चाहिए, और उसमें क़ियादत का हक उनको है जो गोल्ड मेडल लेने के काबिल है, जो अच्छे रिसर्चर है। ये नहीं है कि माजे गामे का बच्चा है या ख़ुद माजा गाम है तो उसे लीडर बना दिया जाए। एक तरीका होना चाहिए। इस्लामी जमीयत तलबा बहुत अच्छी है, कोई बहुत बुरी नहीं है। जमीयत तलबा इस्लाम हमारे दौर में रही, हमने भी इलेक्शन लड़े, हारे जीते। ATI रही, PSF रही, MSF रही, NSF रही, लेकिन उन्हें एक दायरे में रहना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटियों में पीछे जाएगी जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जिसका गवर्नर है वो अपने बच्चों को सपोर्ट करेगा, दिस इज़ बैड। देखिए, डेमोक्रेटिक रवैया अगर यूनिवर्सिटियों में नहीं आएगा तो फिर यही होगा ना कि फ़लाँ का पुत्र, फ़लाँ का भांजा, भतीजा वही सियासत में आएगा। फिर आप एक तरफ कहते हैं, मुझे बताइए इंडस्ट्री कहाँ से आनी है? यूनिवर्सिटियों से। पॉलिसी कहाँ से आनी है? यूनिवर्सिटियों से। अगर आपकी सियासतदान कहाँ से आने हैं? क्या वो राजपूत के घर से, जट के घर से, बलोच के घर से? अगर इस तरह लाएंगे तो फिर तो ठीक नहीं है। हाँ, ये कबीरा गुनाह है कि तासुब की, इलाके की बुनियाद, गुजरांवाली इकट्ठे हो गए जी, पख्तून इकट्ठे हो गए जी, बलोच इकट्ठे हो गए जी, सराइकी इकट्ठे हो गए जी, पंजाबी नहीं। जो कौमी इदारा है उसमें रहे, पाकिस्तानी इकट्ठे होके सियासत करें।
अगर आप इनको सियासत नहीं ना करने देंगे तो फिर इस वक्त सबसे ज़्यादा सियासत तिगनी का नाच जो नचाती हैं वो प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सियासत कर रहे हैं। सियासत हर जगह रहनी है, सियासत घर में भी रहती है, घर में भी सियासत। वीसी को स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स इतना तंग नहीं करती जितना टीचर पॉलिटिक्स करती है। और टीचर पॉलिटिक्स जो है वो मैं मोहम्मद अली को, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वाइस चांसलर्स को आपकी वसासत से ये पैगाम दूंगा कि आप सब तंजीमों के साथ बाप बन के बैठे बात करें। आप भी सियासत करते रहे, आप मेरे सीनियर थे, जब हम इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। आप भी गए थे मोहम्मद अली शाह साहब एक दफ़ा थाने में, तो आप इनको समझाएं, ये आपके बच्चे हैं। और मैं ये सब जमातों को कहूँगा, सब तलबा तंजीमों को कहूँगा कि मोहम्मद अली बड़ा रोशन ख्याल वाइस चांसलर है, वो बड़े अच्छे प्रोफेसर है। आप उनके करीब हो, उनके से कुछ सीखें, आप पॉजिटिविटी लाएं ना। आप कोई ज़रूरी तो नहीं है अब पंजाब यूनिवर्सिटियों में पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो और टीचर हो और वो अगर नेगेटिव सियासत करता है तो फिर उसे तो इस यूनिवर्सिटी में नहीं। अच्छा सर, अभी हम थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं और मौजूदा सूरत हाल पे 2-3 सवाल बड़ा अहम है। इमरान खान रिहा हो रहे हैं सर? इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं, आप देखें कि ना भुट्टो की सियासत रही है, ना नवाज शरीफ की सियासत रही है। भले ही भुट्टो को भी आपने हुकूमत थ्रू याह्या खान दी हो या अयूब खान दी हो, या उन्होंने अयूब खान उनके उस्ताद हो, डैडी हो, जो भी आप, उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन बाद में जब जूँ ही वो सीधे हुए किस्सा माजी बन गए। जूँ ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ डेमोक्रेटिक हुए तो किस्सा पारीना बन गए। मैंने अपने कॉलम में जो इलेक्शन से 2 दिन पहले छपा था, लोग नाराज़ भी हुए थे, इन्हें बुलाया ही वज़ीर आज़म बनने के लिए। मैंने कहा नवाज शरीफ इज़ नॉट गोइंग टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं बने। तो इमरान खान को अपने लिए नहीं, अपनी अना या अपनी नरगसियत के लिए ही नहीं, इस कौम के साथ, सब स्टेक होल्डर्स के साथ, और मैं सीधी तरह कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलना होगा। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सियासत से निकल चुके हैं। नहीं, कोई नहीं निकले। देखिए, मैं आपको आपने चूँकि पॉलिटिक्स की तरफ आ गए, मैं एक आपको बात बताऊं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त तक पंजाब में पूरे तंतने के साथ और पूरे तुम तराक तरीके से है जब तक यहाँ पर रीऑर्गेनाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होती, जिसका चांस मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो लिहाजा एक ऐसी हकीकत का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक ऐसी इमरान खान एक हकीकत का नाम है जिन्हें आप ना फरामोश कर सकते हैं, ना असूली तौर पे करना चाहिए। लेकिन मैं इमरान खान साहब से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि सियासत को थोड़ा सा ठंडे दिल से करें। अब जंग जो है ना, अब जंग में 2 लोग आ रहे हैं, एक तहरीक इंसाफ आ रही है, एक भारत आ रहा है। क्योंकि खुली सी बात है, तहरीक इंसाफ बुरा भला कहते थे जर्नैलों को, जर्नैल हीरो बन गए। बात फिर वही यार, कुछ फैसले वक्त करता है कि जंग के बाद हालात इमरान खान के लिए ज़्यादा सख्त हो गए हैं, मजीद हो गए हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए। डेमोक्रेट, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इमरान खान के सियासी मुकदमे ख़त्म किए जाएँ, दूसरे जो मुकदमात हैं वो अदालत में रिहा करे, फिर भी वो नहीं भाग रहे, उन्हें सियासत करने दें। जब तक इमरान खान, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज मिल के पॉजिटिव सियासत नहीं, अपना अपना जोर नहीं लगाते, पाकिस्तान नहीं बन सकता। जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, क्या शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, दी कुर्बानी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और कहने वाले तो कहते हैं हुकूमत ही, जिस तरह तहरीक अदम तमाद गन पॉइंट पे हुई थी, हुकूमत भी गन पॉइंट पे दी गई थी। इन्हें बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा है, और उस मुश्किल का इन्होंने, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है। उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने तो लेनी थी। क्या हम उन्हें दे देते जिन्हें नहीं देना चाहते? तो वो हमारे हीरो ज़रूर है,
हमारी आंखों का नूर और माथे का झूमर ज़रूर हैं वो लोग, लेकिन हुकूमत उनका काम नहीं है। आपने सर बड़ा लंबा अरसा देखा सियासत का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास? पिछले सिर्फ 2 साल नहीं, 10 से 15-20 साल का तजिया जब से आप पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, आपको लगता है इतने कड़े हालात पहले भी पाकिस्तान पे कभी आए सहाफ़ियों पर? मैं ये सवाल अगर आपसे करूं, आपने जो मुझसे चाहा है पूछना, आपने पूछा है कि नहीं पूछा? मैंने जो चाहा है आपको जवाब दिया है कि नहीं दिया? हमने रगड़ा भी है, हमने तारीफ़ भी की है, क्योंकि हमने अपने मुल्क पे, अपनी रियासत पे, अपनी क़यादत पे भी तनकीद की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अयूब खान के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रीडम है वो है, हर कोई मुंह में ज़ुबान रखता है। कुछ इंटरनेट ने भी उसे तक़वियत बख्शी है, कुछ आप देखें आपका जो कन्वेंशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, इसमें भी मैं देखता हूँ सारे लोग अपनी बात करते हैं। लोगों ने खूब रगेदा है यार, क्या नहीं रगेदा पाकिस्तान आर्मी को? सर पीका क्या इवन देखें, वो जो फिर हुकूमतों ने भी तो कुछ करना होता है ना, वो जब देखते हैं ना कि कोई शुतर बेमहार हो रहा है। एथिक्स तो हर जगह चाहिए, सिर्फ प्रोफेसर को, डॉक्टर को, वाइस चांसलर को नहीं, नईम मसूद को भी और आपको भी उतनी एथिक्स की ज़रूरत है। तो वो हुकूमतें अपने इंतज़ामी काम तो नहीं छोड़ सकती। क्या इमरान खान तुन के नहीं रख देते? जी हाँ, 16 में पीका के डिस्कशन शुरू हुए थे ना पहली बार। तो आप देखें ना, इमरान खान ने किस किस को नहीं, ईद वाले दिन अस्पतालों से लोग जेल में नहीं जाते थे। तो ये तो मकाफात अमल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बदज़ुबानी की हद तक आप फ्रीडम नहीं कह सकते। हाँ जी, वो किसी जगह भी नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब एथिक्स में रह के अपने लिए नहीं, कौम के लिए बात करनी है। आपको बहसियत सिटीज़न, सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा होते हुए भी आपको सोसाइटी की बात करनी है। अगर सिर्फ मैंने अपनी और आपने अपनी बात करनी है तो फ्रीडम ये नहीं है। मुझे सर एक सवाल याद आ गया है बड़ा सख्त। जब ये नौजवान फार्म 45 पर बात करते हैं, 47 पर, पहले 45 पे, जब 45 के नैरेटिव को लेके आते हैं और कहते हैं जी नहीं ज़्यादती हुई है, तो हम इन्हें कहते हैं ये डिजिटल टेररिस्ट हैं। जब ये पाक भारत जंग की कशीदगी में स्टेट का नैरेटिव बयान करते हैं, ये फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं। ये खुला तजाद नहीं है? आपने देखा है कि हमारा मज़हब जो है कई जगहों में कल्चर के साथ मिक्स हो गया, और क्या सियासत हमारी कल्चर के साथ मिक्स नहीं हो जाएगी? आप अपना महल वकू देखें, आपके दाएं बाएं कोई अनाउंस्ड कोई अनअनाउंस्ड जोहरी तवानाई के मुल्क है, दुश्मन आपके सर पे रहता है, लंबी आपकी LOC है, यहाँ सियासत और अंदाज से होगी। इज़राइल में और फ़लस्तीन में सियासत और अंदाज में होगी। पुरसकून नॉर्वे में सियासत और अंदाज में होगी। पुरसकून अर्जेंटाइन में सियासत और अंदाज में होगी। अफ़गानिस्तान में सियासत और अंदाज में होगी। ईरान की सियासत को जो इंटरनेशनल कंट्रोलर हैं वो कंट्रोल करेंगे, इराक़ को वो करेंगे, पाकिस्तान को वो करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर हिकमत के साथ चलना पड़ता है। जमहूरियत को, इल्म को भी हिकमत के साथ चलना पड़ता है। काम आज नहीं ख़राब हुआ था, काम तो उस वक्त ही ख़राब हो गया था ना। सियासत बग़ैर लीडरशिप के, सॉरी टू से, ज़िया के बाद की जो सियासत है वो ऑटो पे लगी हुई है। जिसको कुछ, अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं 3 अशरों तक रहता हूँ, छोड़ें 2 तक रहता हूँ। 2002 में इलेक्शन गलत हुआ, 2008 में ठीक हुआ, 2013 में जब नवाज की हुकूमत आई 82 MNA और PMLN के पास गए, PMLQ से और पीपल्स पार्टी से गन पॉइंट पे। तो क्या 13 को नून लीग को ठीक मिली थी हुकूमत? उस वक्त तो पीपल्स पार्टी को इजाज़त ही नहीं थी कि वो अपनी कंपेन कर सके। उल्टी गंगा बैगी 18 में 13 से उल्टी गंगा बैठ, जहाज भर भर के PTI में चले गए, PTI में भेजे गए, आए नहीं थे, लाए गए थे। वो जो अब भी वजीर है, जी, जो अब 47 फार्म 47 पे है, वो तो वज़ीर आला ना बनने। अब मुझे बताएं 2002 ठीक था, 2013 भी गलत था, 2002 भी गलत। जो तंद बिगड़ी, तंद नहीं तानी बिगड़ी होगी। आपने तानी, मैं तो कहता हूँ नई सदी में रहे ना 2002 में, तो जो 2018 का आपको सजा मिल गई है भाई 2024 के इलेक्शन में। वहाँ ने
पास करना, हारन देकर पास करें, गड्डी ना ठोक दियो पिछो। लिहाजा क्या पता है, मैं तो आज भी कहता हूँ नून लीग और तहरीक इंसाफ ए और बी टीम है एस्टेब्लिशमेंट की, किसी की भी किस्मत पुड़ी, किसी की भी लॉटरी किसी भी वक्त निकल सकती है। सर सेकंड लास्ट सवाल ये है कि अभी सेकंड लास्ट नहीं है। हाँ सेकंड लास्ट है। अच्छा, इस सारे सूरत हाल में आप अदालती निज़ाम से मुतमईन हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान में रह के मैं किसी चीज़ से इंतहाई गैर मुतमईन हूं, इंतहाई, वो अदालतें हैं। वो सिविल जज की अदालत से लेके सेशन जज की अदालत, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। और मैं इंतहाई गैर मुतमईन हूँ भाई। मैं उनकी निस्बत देखूं तो मैं सियासतदान से और ब्यूरोक्रेट से मुतमईन हूँ। ठीक सर, आखिर में HEC और तालीमी निज़ाम के हवाले से आप वाइस चांसलर्स को या HEC को कोई पैगाम देना चाहें तो वो आखिरी में। देखिए मैं पहले तो हुकूमत को पैगाम दूंगा कि HEC जो है उसमें चलता करें। जो मौजूदा चेयरमैन है, बहुत हो गई, उन्होंने कोई वो बनाव नहीं दिया। देखिए एवोल्यूशन से कोई बनाव आ गया तो आ गया, कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आया HEC में डॉक्टर मुख्तार की वजह से। हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें और हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म साहब और सदर साहब माफ़ी मांग लें उनसे, जनाब एहसन इकबाल साहब से, कि आप इसमें आप प्लीज़ इन्वॉल्व ना हों। और HEC को चाहिए कि वो कोई इम्तियाज़ ना रखे सूबों में, और HEC को हुकूमत ग्रांट भी दे। जहाँ तक वाइस चांसलर्स की बात है तो मैं इन्हें एक अर्ज़ करूँगा कि जनाब वाइस चांसलर साहब, 3-4 काम है आपके। अपनी फ़ंड रेजिंग करना, और दूसरा आपने अपनी मार्केटिंग करनी है यूनिवर्सिटी की, आपने रिसर्च को प्रमोट करना है, और आपने इंटरनेशनलाइजेशन करनी है। 5वां काम आपका कोई नहीं है। ना आप किसी से दोस्ती करें, ना किसी पे दुश्मनी करें, ना किसी को प्रमोशन गलत दें, और ना किसी को पीड़ा से गुजारें। आप अपना काम करें। आप ख़राब उस वक्त होते हैं, 2 साल आप काम सीखते रहते हैं, अगले 2 साल जब आप नया टर्नओवर लेना चाहते हैं वाइस चांसलरशिप का, फिर आप ताहोबाला कर देते हैं सब चीज़ों को, और उसमें बनाव की बजाय बिगाड़ आ जाता है। और इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटियाँ इससे आगे नहीं बढ़ रही, बन रही हैं, बढ़ नहीं रही। सर एक सवाल मुझे याद आ गया इसी से, जो पहले मैं भूल गया था। हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या असम्बली में नई यूनिवर्सिटियों के NOC देने की बड़ा चल पड़ा। जो वज़ीर आज़म आता है वो कहता है जी मैंने 25 यूनिवर्सिटियाँ बनवा दी, 20 बनवा दी, पहले वाले पे काम होता नहीं है। क्या नई यूनिवर्सिटियाँ बनाना ज़रूरी हैं? बेहतर नहीं कि हम पहले वालों को स्टेब्लिश करें? देखिए ये बड़ा अहम सवाल आपका। पहली बात है कि जिस तरह मैंने कहा है, हमें यूनिवर्सिटियों के स्टेक होल्डर्स चुन लेने चाहिए। जो मैंने अपना जो मेरा एक अदारा है HEAD, हायर एजुकेशन एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट, उसके तहत हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान और हायर एजुकेशन अभी आपने प्रोग्राम करवाया, बड़ा प्रोग्राम किया। मैं उसी की बात आपको बता देता हूँ, उसकी अलामिया की बात का आपने सवाल बना लिया। देखिए जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अपने स्टेक होल्डर्स देखे, उसी तरह मैं ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटियों को शुरू में जिस तरह बात की कि सिविल इंजीनियर जहाँ चाहिए होता है तो वहाँ माइक्रोबायोलॉजी का बंदा नहीं भिजवा सकते। आप यूनिवर्सिटियों का तयन करें कि इन्हें कम्युनिटी सेंटर किस तरह बनाना है और इसने अपने इलाके में किस तरह सर्व करना है। तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटियों को एक रुख दें। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसको एग्रीकल्चर रहना चाहिए, इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी की, प्योर टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी की हमें एक ज़रूरत है। साइंस वाली को साइंस, सोशल साइंसेस को भी। देखिए सोशल साइंसेस के बगैर आप मुआशरा साजी नहीं कर सकते, लैंग्वेजेस के बगैर आप मुआशरा साजी नहीं कर सकते। तो आप ज़रा तयन कर लें। हर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या जामिया ज़करिया या इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर नहीं है। अभी सोच ले बकर में करना क्या है। अभी गुरु नानक यूनिवर्सिटी ना बनी है ना चली है वहाँ, वरना आप कनाडा के सिखों से बहुत पैसे। हाफिजाबाद में भी कोई यूनिवर्सिटी का इनका कंसेप्ट था। मैं कहता हूँ जी जितनी मर्जी बना लें, ये जो मशरूम ग्रोथ है इससे क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी, ये भी मैं मानता हूँ कि जितने फासले पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। आप यूनिवर्सिटियाँ बनाते हैं तो पहले अपना किबला दुरुस्त करें।
फिर यूनिवर्सिटी का किबला दुरुस्त करे। वो बग़ैर वज़ू के नमाज़ें पढ़ने वाला हिसाब है जो आप यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं। पहले अपना खुशू खुजू रिसर्च में, इंटरनेशनलाइजेशन में, और एक फार्मेशन में, QEC में, और ये जो इनोवेशन है और क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें लाएं, और अपने प्रोफेसर की ट्रेनिंग करें, अपने एफिलिएटेड अदारों को गोद में लाएं। सबसे ज़्यादा ये आखिरी बात है, इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। इस वक्त मुल्क भर में प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत इंजीनियर और फौजी अफसर से ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। नाजरीन, ये थे जनाब प्रोफेसर नईम मसूद साहब। आप बड़ी अपने बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि आप किस तरह की हफ्त रंग शख्सियत हैं, और बहुत सारी हमने बातें की, बहुत सारी चीज़ें रह भी गई। इंशाल्लाह दोबारा कभी हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।